हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे जो प्रथम हिंदी पेडागोजी का जो प्रथम यूनिट है, इसको कम्प्लीटली आज कम करेंगे। जैसे अधिगम एवं अर्जन। अधिगम से अर्जन कैसे होता है, अधिगम और अर्जन में क्या अंतर है, कैसे ये होता है। तो जैसे यहाँ से शुरुआत करेंगे आज भाषा का अधिगम और अर्जन, बहुत ही विस्तार पूर्वक देखेंगे अपन। जैसे यहाँ पर है, भाषा अधिगम और अर्जन अर्जन यह स्पष्ट करता है कि बच्चे किस प्रकार भाषा सीखते हैं। जो भाषा अधिगम और अर्जन यह स्पष्ट करता है कि बच्चे हैं जो किस प्रकार से भाषा सीखते हैं और वह किस प्रकार से जैसे व्यक्तित्व, समाज की स्थिति के अपने आचार विचारों को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। भाषा अधिगम और अर्जन की यह स्पष्ट भाषा अधिगम और अर्जन से यह स्पष्ट भी होता है कि बच्चे भाषाई विकास किस अवस्था में अधिक होता है, मतलब कौन सी अवस्था में कितना अधिक होता है, इससे यह भी स्पष्ट होता है। वह कौन कौन से कारकों से प्रभावित होती है। भाषा सीखने की आदर्श परिस्थिति क्या है, भाषा सीखने की सबसे अच्छी स्थिति क्या है। भाषा अर्जन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। जो भाषा अर्जन है, जीवन भर अपन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। तो भाषा अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। जिसे व्यक्ति अपनी परिवेश अनुकरण करके उसे निरंतर दक्षता प्राप्त करता रहता है। जो जिस परिवेश में व्यक्ति रहता है, उसी परिवेश में व्यक्ति कुछ ना कुछ एक नया सीखता रहता है। जबकि अधिगम भाषा सीखने की एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम होता है ना, अधिगम कब होता है, एक प्रयासपूर्ण एक प्रक्रिया है। लेकिन अधिगम होता है वो कैसा होता है, जो भाषा होती है वो कैसी होती है, एक दक्षता से, एक परिवेश से सीखी जाती है। लेकिन जो अधिगम होता है वो एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। जैसे नेक्स्ट अपना अधिगम अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा है। अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा क्या बोलती है। जैसे अधिगम अथवा सीखना किसी स्थिति के प्रति एक सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है। जो अधिगम होता है, अधिगम यानी सीखना। जो भी अपन सीखते हैं उसमें क्या होना चाहिए, अपन को सक्रिय होना चाहिए। जब अपन किसी भी जो कुछ भी अपन कोई यूनिट वगैरह कंप्लीट कर रहे हैं या कोई जैसे अध्याय वगैरह कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसमें जो शिक्षार्थी हैं उनका सक्रिय भागीदारिता होना अनिवार्य होती है। तो सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है। जो जब अपन अधिगम करते हैं ना, तो अधिगम क्या होता है, सक्रिय प्रतिक्रिया को, जो कुछ सीखते हैं तो सक्रिय प्रतिक्रिया की भागीदारी को दर्शाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। जो अधिगम कैसी प्रक्रिया है, जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जन करते हैं। जब जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ जीवन पर्यंत चलेगी तो उससे क्या होता है, कुछ ना कुछ अपन सीखते रहते हैं। जैसे प्रेसी ने क्या कहा था, सीखना उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है तथा हमारे व्यवहार में नई दिशा मिलती है। प्रेसी ने क्या कहा था कि सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हम व्यवहार में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं और व्यवहार को एक क्या नई दिशा देते हैं। उसी को क्या अधिगम कहा जाता है। अधिगम यानी सीखना कहा जाता है। जैसे अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। जैसे अपन जब कुछ ना कुछ सीखते हैं तो सर्वांगीण विकास में होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, गत्यात्मक विकास में भी सहायक माना जाता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में सहायक है। जैसे जीवन के जो लक्ष्य होते हैं उनको भी प्राप्त करने में कैसे होते हैं, ये सहायक होते हैं। जैसे यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है। एक दो क्वेश्चन यहाँ से अधिगम और अर्जन से स्वाभाविक है कि एक क्वेश्चन आता है। जैसे रटकर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता है। अगर किसी वस्तु को अपन रटकर याद करते हैं तो उसको अधिगम नहीं कहा जा सकता। ये डायरेक्टली कीवर्ड लिखे मिलते हैं कि रटकर विषय वस्तु को याद करने से अधिगम अधिगम नहीं कहा जा सकता, यानी सीखना नहीं कहा जा सकता। यदि किसी विषय वस्तु को अपन ने रट लिया है तो उसे सीखना नहीं कह सकते अपन। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान को आधार पर किसी परिवर्तन करने या उत्पादन करने अथवा ज्ञान का व्यवहार प्रयोग करने की दक्षता हो जाती है तो उसे अधिगम कहते हैं। अगर जो अपन ने सीखा है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उससे ज्ञान की दक्षता प्राप्त कर सकते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे, अपन अधिगम कह सकते हैं। जैसे बच्चे मानसिक रूप से तैयार हों। अगर कुछ भी सीख रहे तो बच्चे कैसे हों, मानसिक रूप से तैयार हों। उसमें पहले से ही उन्हें
पढ़ा देना चाहिए, उन्हें पहले से ही पढ़ा देना चाहिए। बाद की अवस्थाओं में उसके सीखने की प्रवृत्ति प्रभावित करता है। जैसे उन्हें बहुत से तत्व याद तो रहते हैं, लेकिन संभव है कि वे ना तो उन्हें समझ पाएं और ना ही उन्हें अपने आसपास की दुनिया में जोड़ पाएं। यदि कुछ विषय वस्तु को याद करके रखते हैं तो ना तो वो अपनी दुनिया से जोड़ पाते हैं और ना ही उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार से उसका उपयोग में ला पाते हैं। तो जो जीवन होता है वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। यदि किसी प्रकार का अधिगम में परिवर्तन कर सकते हैं तो उसे अधिगम कहा जा सकता है। और जो रटकर यदि अधिगम, जैसे यहाँ पर बोला था, रटकर किसी विषय वस्तु को याद करेंगे तो उसे अधिगम नहीं कहा जा सकता। जैसे स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह पर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, चाहे स्कूल के अंदर हो या स्कूल के बाहर हो, तो दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है, चलती रहती है। इन दोनों जगहों में यदि संबंध रहे तो सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है, पुष्ट होती है। यानी यदि दोनों जगह स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर यदि अपन जोड़ के किसी विषय वस्तु को कंप्लीट करवा रहे हैं तो उसमें सीखने का जो क्राइटेरिया होता है वो सरल हो जाता है, रोचक हो जाता है, रुचिपूर्ण रहता है। और जो सीखना कैसा होता है, अपने दैनिक जीवन में वो जैसे स्कूली दुनिया को बाहरी जीवन से जोड़ सकता है। जैसे डायरेक्टली कीवर्ड मिलते हैं ऑप्शन में, और जी इस प्रकार के कीवर्ड आप लोगों को याद भी रखना है क्योंकि ये डायरेक्टली कीवर्ड देखने के लिए मिलेंगे। जैसे नेक्स्ट है जैसे सीखना किसी सीखने की मध्यस्थता या उसके बिना भी हो सकती है। जैसे प्रत्यक्ष रूप से सीखना सामाजिक संदर्भ और संवाद विशेषक अधिक सूक्ष्म लोगों में संवाद विद्यार्थियों को उनके स्वयं एवं उच्च संज्ञानात्मक स्तर प्रकार करने का मौका देना चाहिए। जैसे कोई अच्छा प्रतिभाशाली बालक है तो उसे उच्च संज्ञानात्मक स्तर पर कार्य करने का भी मौका दिया जाना चाहिए। जैसे नेक्स्ट है अपना जैसे सामाजिक रूप से, जैसे नेक्स्ट है सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेना चाहिए, बल्कि काफ़ी जटिल पूर्वक लेखन तंत्र की भाषा बच्चों को समय के साथ ही जरूरी होती है। जैसे जटिल वाचक तंत्र विकसित करने के लिए आवश्यक होता है कि ताकि वे विश्व के साथ अंतःक्रिया करने हेतु अपना खजाना जोड़ सके। जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाता है उसी प्रकार से उसमें परिवर्तन, जैसे भाषा का विकास विकसित कर देना चाहिए। उसी प्रकार से उस दुनिया से जो जुड़ जाता है, उसी जिस परिवेश में रहता है उसी भाषा को बोलना प्रारंभ कर देता है। जैसे यहाँ पर है पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। जैसे पहले क्या है, कुत्ते को पहले भोजन दिया जाता था, वो घंटी बजाई जाती थी, और फिर इसी प्रकार से उसको जोड़ दिया तो फिर क्या हुआ कि उसके साथ में जब भोजन भी नहीं दिया जाता था तब भी क्या लार आने लगती है, अनुबंधन यहाँ पर हो गया था। उसी प्रकार से बच्चों के साथ भी होना चाहिए। जैसे भाषा अधिगम और अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? सामाजिक परिवेश। जैसे वाइगोत्स्की का मत था कि व्यक्ति की भाषा उसके समाज के ऊपर निर्भर होती है। जिस प्रकार का समाज है उसी प्रकार की उसमें भाषा बोलने की क्षमता विकसित होगी। जैसे अगर हिंदी में कर देंगे तो हिंदी भाषा बोलने लगेगा, इंग्लिश परिवेश में करेंगे तो इंग्लिश भाषा भी बोलने लगेगा, और इसके बाद में जैसे तमिल तेलुगु में कर देंगे, जिस प्रकार का परिवेश देंगे तो उसी प्रकार की भाषा उसके माइंड में डेवलप होने लगेगी, उसी प्रकार की भाषा बोलना प्रारंभ कर देगा। जैसे दूसरा है अपना भाषा अर्जन की इच्छा। भाषा अर्जन की इच्छा भी स्वाभाविक होती है कि भाषा अर्जन की उसकी इच्छा है या नहीं है। जैसे व्यक्ति अपनी प्रथम भाषा अर्थात मातृभाषा को तो सहज रूप से सीख लेता है, लेकिन द्वितीय भाषा अधिगम एवं अर्जन
उसकी भाषा सीखने के प्रति इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। जैसे यदि बच्चे की प्रथम मातृभाषा यदि हिंदी है तो हिंदी स्वाभाविक तरीके से वो सीखना उसके आसान हो जाएगी। लेकिन उसके जैसे हम द्वितीय भाषा में ले लो अंग्रेजी, अंग्रेजी उसको सीखने के लिए क्या हो जाती है, कठिन, क्योंकि उसकी मातृभाषा कठिन हो जो रहेगी वो उसको क्या रहेगी, साधारण रहेगी। जौन सी भाषा उसकी मातृभाषा रहेगी वो सबसे सीखने में क्या रहेगी, साधारण रहेगी। और जो द्वितीय भाषा में रहेगी तो द्वितीय भाषा सीखने में कैसी होती है, कठिनाई होती है। दैनिक जीवन के अनुभव, मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधानों में प्राप्त जानकारी के आधार पर स्पष्ट किया है कि बालक उन विषय वस्तुओं को शीघ्रता से सीख और समझ लेता है जो दैनिक जीवन से उनका संबंध होता है। जो उनके दैनिक जीवन से ज़्यादातर जो चीज़ें संबंधित होती है उनको क्या जल्दी सीख लेता है, और जो दैनिक जीवन से संबंधित नहीं होते उनमें क्या ज़्यादातर अरुचिपूर्ण होते हैं, उसमें क्या टाइम लगा लेता है। जैसे नेक्स्ट है शारीरिक कारक, जैसे किसी चीज़ को करने के लिए अपन आयु की, जैसे आयु क्या है उस पर भी विचार वो भी प्रभावित करती है। शारीरिक स्वास्थ्य है कि नहीं है, थकावट है कि नहीं है, कि विकलांगता वगैरह, ये सारे जो टॉपिक हैं जो क्या इनको प्रभावित करते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक, जैसे बुद्धि स्तर के अनुरूप ही अधिगम स्तर का कम या ज़्यादा होना, किसी कार्य को करने के प्रति रुचि या अरुचि का होना, अभिवृत्ति या अभिक्षमता का इत्यादि मनोवैज्ञानिक कारकों को बच्चों के ऊपर भाषा प्रभाव पड़ता है। जैसे बालकों में भाषा का विकास कैसे होता है, बालकों में भाषा विकास कैसे होता है। जैसे बालक के विकास में विभिन्न आयाम होते हैं। बालक के विकास में कैसे होते हैं, विभिन्न आयाम होते हैं। भाषा का विकास भी इन्हीं आयामों से एक है। जैसे भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है। भाषा भी क्या है, अर्जित संपत्ति है। यह अर्जन बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाती है। अनुकरण वातावरण के साथ ही अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं की पूर्ति की मांग एवं उसमें विशेष भूमिका निभाते हैं। जैसे प्रारंभिक अवस्थाओं कितने उम्र में कितना क्या करने लगता है, तो ये इसको देख लेंगे। जैसे विद्यालय में प्रवेश करने तथा लिखित भाषा की शिक्षा ग्रहण करने में फलस्वरूप उसको पढ़ने लिखने संबंधी कौशलता का विकास होना अति आवश्यक होता है प्रारंभ में। जैसे यहाँ पर जन्म से 8 माह तक का कुछ भी बच्चा नहीं बोल पाता है। 9 से 12 माह तक 3-4 शब्द बोलने लगता है। अगर 1.5 वर्ष का बालक 10 से 12 शब्द बोलने लगते हैं। 2 वर्ष का बालक 272 शब्द बोलने लगते हैं। 2.5 वर्ष का बालक 450 शब्द बोलने लगते हैं। 3 वर्ष का बालक 1000 शब्द बोलने लगता है। 3.5 वर्ष का बालक 1250 शब्द बोलने लगते हैं। 4 वर्ष का बालक 1600 शब्द बोलने लगते हैं। और 5 वर्ष का बालक कितना 2100 शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है। तो ये टॉपिक आज का अपना कंप्लीटली हुआ। इसका प्रैक्टिस सेट अगले वीडियो में कंप्लीटली करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।